वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत पर तुर्कों की आक्रमण को। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था भारत पर अरब आक्रमण और किस प्रकार अरबियों ने भारत पर सिंध और मुल्तान में विजय हासिल की, वहां पर किस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रारंभ हुआ, किस प्रकार उसका उदय हुआ, ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्क आक्रमणों का दौर, जो कि 977 से 1206 ईस्वी के बीच में चला। इसमें पढ़ेंगे तुर्की की स्थिति, तुर्क कबीले, अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये आक्रमण क्यों हुए, नवीं सदी में ऐसा क्या हुआ जिससे कि भारत में आक्रमण हुए और तुर्कों को भारत की ओर रुख करना पड़ा। तो देखते हैं दोस्तों, उस समय ऐसा हुआ जब नवीं सदी का अंत हो रहा था, उसी समय 970 ईस्वी के आसपास, तभी अब्बासी साम्राज्य जो खलीफाओं का राज्य था, खलीफाओं का युग था, उस समय उनका पतन होने लगा। अब उसकी जगह, किसकी जगह, उसकी जगह इस्लाम अपना चुके तुर्कों द्वारा अब्बासी साम्राज्य के द्वारा शासित अनेक राज्यों को हथिया लिया गया। किसने हत्या लिया? जिन जो तुर्कों ने इस्लाम अपना लिया था, उन्होंने अब्बासी साम्राज्य द्वारा शासित अनेक राज्य हत्या लिए। और अब देखते हैं कि तुर्क लोग अब्बासी साम्राज्य में कैसे गए। तुर्क लोग अब्बासी साम्राज्य में नवीं सदी में महलों के पहरेदार और किराए के सैनिकों के रूप में पहुंचे थे। अब वहां पर क्या हुआ दोस्तों, जब ये किराए के सैनिकों और महलों के पहरेदार के रूप में पहुंचे, तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्तियों की वृद्धि की। मतलब सैनिक के रूप में पहुंचे, मंत्री बनने लगे और सूबेदार बनने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपना पैर वहां पर अच्छे से टिका लिया। अब जब उनको सूबेदार और छोटी छोटी रियासतें मिलने लगी, तो इसके बाद वो क्या करने लगे कि वो बादशाहों को बनाने और बिगाड़ने लगे। अर्थात वहां के जो सुल्तान और बादशाह हुआ करते थे, उनके हाथों की कठपुतलियां हो गई। किनके हाथों की? तुर्कों के हाथों की। जो तुर्क महलों के सिपाही और किराएदार के रूप में पहुंचे थे, उनके हाथ की कठपुतलियां हो गए। कौन से? सुल्तान, जो वहां के सुल्तान थे अब्बासी साम्राज्य के। अब सरकार की शक्ति में भी इस प्रकार कमी आने लगी और सूबेदार, बहुत सारे जो सूबेदार थे अलग अलग सूबों में, प्रांतों में, वो स्वतंत्र होने लगे। हालांकि कुछ समय तक एकता का भ्रम इस तरह बनाकर रखा खलीफाओं ने वहां के, कि किसी को यह पता ना चले कि आज इस सूबेदार ने स्वतंत्रता घोषित कर ली, कल उसने विद्रोह कर दिया, परसों इसने विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया? इन्होंने इसके लिए एक तरकीब सोची। जो सिपह सालार अपना स्वतंत्र प्रभाव बना लेता था, खलीफा उसे औपचारिक रूप से अमीर उल अमरा की उपाधि से नवाज देता था। अर्थात कमानदारों का कमानदार, उसको बड़ा पद दे देता था, जिससे कि वो खुश हो जाए और दूसरे लोगों को भी पता ना चल सके कि विद्रोह हुआ है कहीं पर, या फिर राज्य स्वतंत्र होने लगे हैं। इसीलिए खलीफा उनको एक लॉलीपॉप दे देता था कि बेटा ये चाटते रहो और शांत हो जाओ। अब देखते हैं दोस्तों कि खलीफाओं ने जब इनको ये पद दे दिए, तो इन्हें वो पद से कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो इन्हीं नए शासकों ने पहले तो किसका? अमीर और फिर सुल्तान की उपाधि धारण की। किन्होंने? जो शासक अमीर उल अमरा की उपाधि से नवाजे गए थे, उन्हीं ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। अब दोस्तों इस प्रकार हुआ क्या? इस प्रकार अनेक साम्राज्य तेजी से एक एक करके पैदा हुए और मिट गए। इस स्थिति में बस ऐसा ही कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता था जो दिलेर सिपाही हो और जननायक हो, जो युद्ध कला में माहिर हो, सब मिलाकर हर स्थिति में लड़ने में सक्षम हो, या फिर वे षड्यंत्र ही क्यों ना हो, चाहे मैदानी जंग हो। तो दोस्तों, अब इस स्थिति में क्योंकि बहुत सारे राज्य बन रहे थे, विद्रोह हर जगह से हो रहा था, तो उनको दबाने के लिए
कि कोई जननायक योद्धा जो वीर भी हो और कुशल भी हो, राजनीतिक कला में भी कुशल हो, पारंगत हो हर तरीके से, जिससे वो षड्यंत्रों से निपट सके और इन विद्रोहों से भी निपट सके, वही सफल हो सकता था। अब ये तुर्क कबीले क्या थे? तो दोस्तों ये तुर्क कबीले ऐसे कबीले थे जो शुरुआती लूटपाट करते थे, अपना जीवन यापन लूटपाट से ही करते थे। अब होता है क्या, ये तुर्क कबीले जब थोड़े से उठ गए के मतलब ये अब्बासी साम्राज्य में पहुंच गए थे, तो वहां पर इनको सैनिक और महलों के किराएदार, फिर उसके बाद में सूबेदार बन गए। अब ये क्या करते थे, ये तेजी से आगे बढ़ना और पीछे हटना, बिजली की तरह किसी दल पर टूट जाना और पीछे छूट जाने वाले किसी ढीले ढाले दल पर हमला कर देना, इनकी युद्ध कला का मुख्य ढंग था। और ये लोग घोड़ों पर बैठे बैठे अविश्वसनीय दूरियां तय कर लेते थे, बहुत दूर दूर तक चले जाते थे घोड़ों पर बैठे बैठे, कोई थकान नहीं महसूस होती थी, चले ही जाते थे। तो दोस्तों जब तुर्क में ये सब हो रहा था, ऐसा दौर से तुर्क गुजर रहा था, तो भारत उस समय किस दौर से गुजर रहा था, आइए देखते हैं। अब इसी समय क्या हुआ कि भारत के एक विस्तृत भूभाग पर, जहां की गुर्जर प्रतिहार वंश शासन कर रहा था, वहां पर क्या होता है, वहां पर साम्राज्य का विघटन होने लगा। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, या फिर बहुत सारे इतिहास में ऐसे उदाहरण आए हैं कि कोई भी साम्राज्य अपने जब ऊंचाइयों की चरम सीमा में होता है, जब उसका उत्थान बहुत ही चरम पर होता है, तो उसका पतन भी होता है। इसी प्रकार इस गुर्जर प्रतिहार वंश का भी पतन होने लगा, अब इसमें राज्य में विघटन होने लगा। तो इस विघटन के कारण भारत में, कहां पर, भारत में राजनीतिक अनिश्चय का दौर आरंभ हो गया दोस्तों। अब इस समय क्या हुआ, प्रभुत्व के संघर्ष के लिए एक नया दौर का भी आरंभ हो गया कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, टुकड़ों में राज्य बट गए। तो इससे क्या हुआ कि भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा थी, कौन सी उत्तर पश्चिम सीमा, ये दिख रही है आपको, सिंध, मुल्तान और इधर वाली, तो यहाँ पर प्रसारवादी और आक्रामक नीति के तहत तुर्कों ने कई राज्यों की स्थापना कर दी और उनका उदय हुआ, अनेक राज्यों का उदय होने लगा। इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हालांकि 7वीं सदी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जब अरब आक्रमण हुए भारत पर, तब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने बड़ी ही वीरता के साथ अरबों का जमकर मुकाबला किया और उनको भारत में आगे ना बढ़ने के लिए विवश कर दिया, उनको पीछे ढकेलते रहे। इसीलिए कवियों ने उनके बारे में बहुत सारी रचनाएं भी लिखी थी, जो कि वीर रस से उत्प्रोत थी। भारत की उसी समय की एक रचना कवि की है, जैसे कि कवि की क्या है, कुछ शब्द हैं उसी समय के, कह लीजिए आप कि भारत की उस समय रक्षा कौन कौन कर रहा था। तो दो तरफ समुद्र, एक दो, दो तरफ समुद्र, और एक और हिमालय, और चौथी ओर स्वयं वीर गुर्जर प्रतिहार थे, जो कि ये गुर्जर प्रतिहार थे, ये चौथी ओर स्वयं भारत की रक्षा कर रहे थे। और हर बार, जितने बार अरबों के आक्रमण हुए, उतने बार अरबियों को गुर्जर प्रतिहार ने बहुत ही डटकर नाकाम कर दिया, उनका डटकर सामना किया, उनको जो उनके आक्रमण हुए उनको नाकाम कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि हर बार अरब हराए गुर्जर ऐसा प्रहार थे, गुर्जर ऐसा प्रहार थे जिस पर टूट पड़ते थे, उसको छठी का दूध याद आ जाता था, ऐसा कह सकते हैं हम। तो अब देखते हैं 9वीं सदी के अंतिम वर्षों में क्या हो रहा था। 9वीं सदी के अंतिम वर्षों में ऑक्सस के पार के क्षेत्र और खुरासान ईरान के कुछ भागों पर सामानियों का शासन था, जो ईरानी मूल के थे। ध्यान देना दोस्तों, ये जो सामानी है, ये भी ईरानी मूल के थे, और जो वो तुर्क कबीले थे, और तुर्क जो अब्बासी साम्राज्य में महलों के किराएदार और सैनिकों के रूप में गए थे, वो भी मूल रूप से ईरानी ही थे, उनके वंशज पहले ईरानी थे। वो अरबी आक्रमण के समय ईरान से तुर्कमेनिस्तान भाग गए थे। अब दोस्तों
क्या होता है, ये जो ईरानी मूल के सामानी थे, अब सामानियों को अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर गैर मुस्लिम तुर्क कबीलों से, किनसे, गैर मुस्लिम तुर्क कबीलों से बराबर लड़ना पड़ रहा था। तो यही संघर्ष का ऐसा दौर था जब एक नए योद्धा का जन्म हुआ जो गाजी कहलाया। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का रक्षक भी था, तो गाजी योद्धा कहलाया। एक नया योद्धा उभर कर सामने आया जिसका नाम गाजी पड़ा। अब ये जो गाजी था, ये इस्लाम का एक ऐसा कट्टर समर्थक था और बहुत ही पक्के योद्धा हुआ करते थे। इनको इस्लाम का रक्षक भी कहा जाता है। अब कालांतर में होता क्या है कि कालांतर में अनेक तुर्क मुसलमान बन गए। दोस्तों, समय बीता और बहुत ही भयंकर आक्रमण हुए, नरसंहार हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़े इस्लाम के समर्थक या रक्षक कह लीजिए बनकर सामने आए हैं, वो हैं कौन, तुर्क कबीले। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ये गाजी योद्धा थे, ये गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म के रक्षक भी थे। कालांतर में अनेक तुर्क मुसलमान बन गए और इस्लाम अपनाने वाले तुर्क कबीले इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक और जिहादी बनकर सामने आए। ध्यान दो दोस्तों, जब कोई नई चीज आती है तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। ऐसा ही यहाँ पर है, इन्होंने नया नया इस्लाम धर्म अपनाया और ये अपने आप को दिखाने के चक्कर में और आडंबरी दुनिया में आडंबर फैलाने के चक्कर में इतने उभर कर सामने आए, इतने चढ़ बढ़कर सामने आए कि ये सबसे बड़े कट्टर समर्थक हो गए इस्लाम के और जिहादी बनकर सामने आए। लेकिन इनकी लूट खसोट की चाहत इस्लाम की रक्षा के साथ साथ बनी रही। होता क्या है दोस्तों, कोई कितना भी अमीर बन जाए लेकिन सब्जी के ठेले पे जाकर वो सब्जी का मोल भाव ही करेगा, क्योंकि उससे पहले भी उसकी यही आदत थी। इसी प्रकार यहाँ पर इस्लामी साम्राज्य में मिलने के बाद भी, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी जो ये तुर्क कबीले थे, इनकी लूट खसोट की चाहत बनी रही। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम देखेंगे, ज्यादा समय हो रहा है इसलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए भारत पर तुर्कों के आक्रमण को देखेंगे, अलप्तगीन को पढ़ेंगे और सुबुक्तगीन को पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत ही आक्रामक युद्ध हो रहे थे, ऐसे ही युद्ध होते रहे, नरसंहार होते रहे। तो इसी प्रकार बढ़ते हुए ईरानी सभ्यता से लोग और तुर्कमेनिस्तान के तुर्की कह लीजिए भारत की ओर रुख करते हैं। बहुत ही नरसंहार किया। तब तक के लिए बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। हम देखेंगे अगले वीडियो में कि भारत पर तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए, पहला तुर्क आक्रमण किसने किया और किस प्रकार किया। ये थी तुर्क आक्रमण की वजह, क्योंकि अनेक राज्य पैदा हुए। इससे क्या हुआ दोस्तों, इनको भारत की ओर रुख करने के लिए एक मौका मिल गया और भारत में भी एक राजनीतिक अनिश्चय का दौर था, इसीलिए ये भारत पर आक्रमण करने लगे। अब देखेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में अलप्तगीन को पढ़ेंगे और सुबुक्तगीन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बनी रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। आपकी एमपीपीएससी और अनेक एसपीएससी अर्थात स्टेट पीएससी को हम बनाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारियों को हम करवाएंगे। तो बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।